पार्टीज़ के बीच में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो पॉसिबल वेज़ हैं कि वो कोर्ट के थ्रू उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर अगर कोर्ट में केस चल ही रहा है और किसी पार्टी की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में क्या केस क्लोज़ हो जाएगा या हमारे पास कोई और लीगल रेमेडी है? तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके साथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में कौन पर्सन्स इंक्लूड होंगे, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है। उसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में कौन पर्सन्स इंक्लूड नहीं होंगे, और उसके साथ हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम इस टर्म का सिंपल मीनिंग डिकोड करें तो इसका मतलब है लीगली जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब लीगली आपके स्टेट को आपको कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें देखना होगा सेक्शन नंबर 211 की डेफिनेशन सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है वो पर्सन जो लॉ में आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट मतलब यहाँ किसी ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो किसी भी डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को जो लीगली लॉ में रिप्रेजेंट करेंगे उनको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें जो पर्सन इंक्लूड होंगे, जिस इंटरमेडल्स का मतलब वो पर्सन डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी में उनका टाइटल है पर उनका इनहेरिट करने का कोई राइट नहीं है। और उसके साथ वो पर्सन इंक्लूड होंगे जिनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सू किया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पर्सन ए है, बी है, सी है, ये सारे पार्टनर्स हैं। अब पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ और सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि कोर्ट में ए सब पार्टनर्स की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा केस को, और केस पेंडिंग था, इसी बीच ए की डेथ हो गई। तो उस कंडीशन में ए रिप्रेजेंट कर रहा था बी और सी को भी। तो इस तरह से अब अगर ए की डेथ हो जाए तो बी या सी में से कोई और पर्सन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर कोई पर्सन सू हो रहा था तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और इस साथ वो पर्सन जिनको डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब जो उसके वारिस होंगे, कानूनी वारिस होंगे, लीगल हार्ट्स होंगे, वो पर्सन भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में क्या सिर्फ ये पर्सन इंक्लूड होंगे या कोई और पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है? तो बानको नेशनल अल्ट्रा मैरिनो वर्सेस नलिनी बाई नाइक 1989 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन कैरेक्टर में इंक्लूसिव है। मतलब इस सब के अलावा जो सेक्शन 211 में जो पर्सन दिए हैं, इनके अलावा भी और पर्सन्स हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो हम वन बाय वन इन पर्सन्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करे। अब यहाँ एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है एक विल की। अब कोई भी पर्सन अगर विल फ्रेम करने के बाद उसकी डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद विल में जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपनी विल के थ्रू ही किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और उसी को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटर। और अगर कोई पर्सन विल तो फ्रेम की है पर एग्जीक्यूटर का नाम मेंशन नहीं किया है विल में, तो उस कंडीशन में कोर्ट भी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। अब एग्जीक्यूटर का काम होगा विल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसके ऊपर जितने भी टैक्स थे वो सब पे करने, जो भी लायबिलिटी थी उसको पे करनी, और उसके बाद जो डिसीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको एस्टिमेट करना और उसकी विल के अकॉर्डिंग, डिसीज पर्सन की विल के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना, एडमिनिस्टर करना। ये होता है एग्जीक्यूटर का काम। सेकंड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये भी हो सकता है किसी पर्सन ने विल फ्रेम नहीं की पर उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस सब को करने के लिए कोर्ट अपॉइंट करता है एक पर्सन को एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर में यही फ़र्क है। एग्जीक्यूटर को कोर्ट अपॉइंट करता है अगर विल में मेंशन नहीं हो, पर यहाँ जो डिसीज पर्सन है उसने एक विल फ्रेम की थी और एग्जीक्यूटर सारे काम उस विल के अकॉर्डिंग करेगा। पर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में उसके पास जैसे कोई विल नहीं है तो उसका काम होगा जो डिसीज़ का स्टेट है उसको डिवाइड करना या उसको एडमिनिस्टर करना, जो भी हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग, ना कि विल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ कोई विल है ही नहीं।
थर्ड वन इज़ हिंदू को पार्टनर, मतलब हिंदू फैमिलीज़ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी पर्सन हिस्सेदार होंगे उनको बोलते हैं को पार्टनर। अब आपको पता है कोई भी हिंदू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसमें किसी भी पर्सन का बर्थ हुआ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो बचपन से ही वारिस बन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हिंदू को पार्टनर। तो किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड केस चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में जो भी हिंदू को पार्टनर होंगे उनका राइट होगा लीगली रिप्रेजेंट करने का उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में, वो भी होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट वन है रेजिजुअरी लीगेटी। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास राइट होता है विल के थ्रू, मतलब विल में ये मेंशन होता है जो भी विल में सबके शेयर देने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बचेगी डिसीज्ड पर्सन की, वो इस पर्सन को जाएगी। किसी एक पर्सन का एक्सप्रेसली नाम मेंशन होगा और उसी को हम बोलते हैं रेजिजुअरी लीगेटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो विल में सबके शेयर देने के बाद जो भी बचा कुचा होगा प्रॉपर्टी में वो सारा उसके पास आएगा, तो वो भी लीगली रिप्रेजेंट कर सकता है डिसीज पर्सन के स्टेट को। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सनर। रिवर्सनर मतलब नाम से ही पता लग रहा है कोई चीज़ रिवर्स होके आ रही है। अब कोई पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को और उसके साथ एक कंडीशन अटैच की कि बी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा लाइफ टाइम के लिए, पर बी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी बी के हायर को नहीं जाएगी बल्कि ए के पास रिवर्स हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ए को बोलेंगे रिवर्सनर। या फिर ये इस तरह की कंडीशन भी लगा सकता है कि ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की है उस प्रॉपर्टी का यूज़ बी कैसे भी करे पर बी कोई भी होटल उस प्रॉपर्टी में नहीं बनाएगा। तो अगर इस कंडीशन को वैलिड किया जाए तो अगर बी ने इस कंडीशन को वैलिड किया तो वो जो प्रॉपर्टी बी को मिली थी वो ए को रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से ए बन गया रिवर्सनर। तो अगर कोई पर्सन रिवर्सनर है तो उस कंडीशन में वो भी उस प्रॉपर्टी को लीगली रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरमेडलर्स। इंटरमेडलर्स का मतलब वो पर्सन जिनके पास उस प्रॉपर्टी में इनहेरिट करने का राइट नहीं है पर कोई ना कोई टाइटल है और उस टाइटल की वजह से वो उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है और आपने उसको लाइसेंस दिया है अपनी प्रॉपर्टी में सोलर पावर प्लांट लगाने का, और जिसकी लीज़ मैक्सिमम 30 ईयर्स तक हो सकती है, तो 30 साल तक अगर आपने उसके साथ लीज़ की है तो उस कंडीशन में उसका काम होगा उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, तो वो भी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 30 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, उसमें सिर्फ उसका लाइसेंस है सोलर पावर प्लांट लगाने का, उससे ज़्यादा उसको इनहेरिट करने का कोई राइट नहीं है, पर वो पर्सन प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए लीगली रिप्रेजेंट उस प्रॉपर्टी को कर सकता है। अब इस डेफिनेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें लगता है कि इस डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे पर बहुत सारे पर्सन्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। फर्स्ट वन इज़ ऑफिशियल असाइनी। अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया कोर्ट से, तो उस कंडीशन में उसके जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब उसके जो देनदार हैं, जिन लोगों ने उसको पैसा उधार दिया था, उन लोगों में जो भी उसकी बची कुची प्रॉपर्टी है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी, जिसको कोर्ट इसी पर्पज़ के लिए अपॉइंट करता है। तो उस कंडीशन में ऑफिशियल असाइनी उस पर्सन के स्टेट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिसीवर, जिसको सीपीसी में अपॉइंट किया जाता है। रिसीवर का मतलब एक ऐसा पर्सन जब भी कोई प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है तो उस प्रॉपर्टी का केस जब तक कोर्ट में चलेगा और जब तक उस केस में एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं आ जाता तब तक उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है, प्रॉफिट है या कुछ भी है, उस सबको कलेक्ट करने का काम होता है एक पर्सन का जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है और उसको बोलते हैं रिसीवर। ये एक इम्पार्शियल पर्सन होता है, इसका काम बस होता है उस रेंट प्रॉफिट को सबको कलेक्ट करके अपने पास सही से रखना और टाइम टू टाइम कोर्ट में सबमिट करना, डिपॉजिट करना, और जब उस केस में एक फ़ाइनल डिसीज़न आ जाएगा तब जिसका हक बनता है उस पर्सन को उस रेंट को, प्रॉफिट को, सबको उस पर्सन के हवाले कर देना। ये काम होता है रिसीवर का। तो रिसीवर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेसपासर। ट्रेसपासर का मतलब वो पर्सन जो इलीगली किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर हुआ है और अब वहाँ से निकल नहीं रहा है, तो इस तरह के पर्सन को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ सक्सीडिंग ट्रस्टी, मतलब कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और उसको जो मैनेज कर रहा था उस पर्सन की डेथ हो गई और उसकी जगह अब एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो ट्रस्टी उस पहले वाले ट्रस्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा।
नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटर डिसेंट टॉट। एग्जीक्यूटर का तो मतलब आपको पता है, एग्जीक्यूटर एक ऐसा पर्सन जिसको डिसीज पर्सन अपनी विल के थ्रू अपॉइंट करता है, या फिर अगर वो विल के थ्रू अपॉइंट करना भूल गया तो उस कंडीशन में उसको कोर्ट अपॉइंट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए विल के अकॉर्डिंग स्टेट को। पर एग्जीक्यूटर डिसेंट टॉट होता है एक ऐसा पर्सन जिसको ना कोर्ट ने अपॉइंट किया है एज एग्जीक्यूटर, ना उसको डिसीज पर्सन ने अपने विल के थ्रू एज एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, पर वो इम्प्रॉपर तरीके से जानबूझ के अपने ऊपर एग्जीक्यूटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेता है, और उस पर्सन को कोई हक नहीं है डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को लीगली रिप्रेजेंट करने का, डिसीज पर्सन के स्टेट को लीगली रिप्रेजेंट करने का। उसके साथ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जो डिसीज पर्सन की सारी प्रॉपर्टी हो सकता है उसके पास ए प्रॉपर्टी बेंगलोर में हो, बी प्रॉपर्टी कहीं और हो, सी कहीं और हो, मतलब उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, तो क्या सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दिया है एपेक्स कोर्ट ने आंध्र बैंक लिमिटेड वर्सेस आर श्रीनिवासन एंड अदर्स 1962 के केस में। और इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन डिसीज पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारे स्टेट को रिप्रेजेंट करे। जो स्टेट उसके हिस्से में आया है या एक पार्ट ऑफ स्टेट है उसको भी अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में तो उस कंडीशन में भी उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाएगा। सो आई होप लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस टर्म से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोज़।